आप जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया और बोरवरी के सिद्धांतों को लेकर के मैं कुछ यहाँ टॉपिकों को आपको शेयर करने के साथ चाहता हूँ। यहाँ नील्स बोर ने 1913 में, जो आप ये देख रहे होंगे, 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के कुछ दोषों को, जो कि रदरफोर्ड के दोस्त थे, उनको प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लांक भी वैज्ञानिक का नाम था, उसने एक क्वांटम सिद्धांत दिया जो मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था, N+L थ्योरी। उसको दूर किया गया और बोर की अभिकल्पना के आधार पर ही परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर, जो कि हम कक्षाएं कहते हैं, वृत्तीय कक्षाएं K L M, जो मैंने आपको बताया था, ये अनंत तक होती है। इनको हम N से व्यक्त करते हैं और उन्हीं कक्षाओं में जो नाभिक के चारों तरफ होती हैं, उन कक्षाओं में ये उनको नाम दिया गया, जिसे हम n=1, n=2, n=3 आप देख रहे होंगे, ये नंबर दिए गए। उसके बाद इन कक्षाओं का जो नामांकन किया, K L M और N दिया और अनंत तक थी। लेकिन अभी तक जो ये कक्षाएँ थीं, इन कक्षाओं को आवर्त भी कहा गया और इनके नॉमिनेशन के आधार पर इनको K L M N कहा। लेकिन हमें पता है कि जो अभी कक्षाएँ 7 ज्ञात हैं, क्योंकि 7 आवर्त हैं और इन 7 आवर्त को हम आगे M से आगे N अपनी तरफ से O, P और Q भी रख सकते हैं, जिसको O को 5, P को 6 और Q को 7। खैर, इन चीज़ों को जब आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे बहुत क्लियरिफाई हो जाएगा। लेकिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो घूमने का जो कोणीय संवेग है, उसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कक्षा 9 के स्तर के छात्रों को कोणीय संवेग और इलेक्ट्रॉनों का जो पूरा मोमेंटेशम है या संवेग, कोणीय संवेग है, उसमें कभी कभी 1-2 न्यूमेरिकल आ जाते हैं और बहुत सिंपल और साधारण होते हैं। लेकिन इस तरह की मैं बात करूं 9th और 10th के लिए, कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग में ये ध्यान रखिए कि यहाँ जो मैंने आपको दिखाया है MVR, ये मूवमेंट होता है या द्रव्यमान होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। V वेग उसकी वेलोसिटी होती है, यानी कि कितनी तेज़ी से घूमता है। उसके बाद ये जो R दिया है उसकी त्रिज्या है, क्योंकि परमाणुओं के जो नाभिक की तरफ, उसके बाद ये जो कक्षाएं होती हैं, उनमें यहाँ से ये त्रिज्या होती है, ये डिपेंड करता है कि कितनी कक्षा दूर है। और इलेक्ट्रॉनों का जो भ्रमण होता है इन्हीं कक्षाओं में है, उसकी त्रिज्या के आधार पर जितनी ज़्यादा दूरी होगी किसी भी नाभिक से इलेक्ट्रॉन की कक्षा की, उसका कोणीय संवेग उतना ही ज़्यादा होता है, लेकिन उसका ऊर्जा स्तर घटता बढ़ता रहता है। इस आधार पर आपने देखा है कि संवेग जो होगा वो MVR, जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V उसकी वेलोसिटी यानी वेग, और R कितनी दूरी की त्रिज्या का लेकर के घूम रहा है, उसको h/2π का एक गुणित अनुपात में किया जाता है, जहां h एक प्लांक का सिद्धांत है, उसके नियतांक मान है। वहां आकर के जो हमारा एक फॉर्मूला बनता है कि MVR बराबर होता है n कक्षाओं का गुणनफल या गुणा बराबर h/2π। पाई का आप पढ़ते आ रहे हो कि जिसे हम 22/7 भी कह सकते हैं, यानी कि कक्षाओं 1 हो गुणा 1, h/ प्लांक का नियत है 2 और पाई का मान हम यहाँ रखेंगे। उसके आधार पर हम हर n कक्षा 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग, 4 का अलग कोणीय संवेग उस इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं। जब आगे हम इसके बारे में बहुत डिस्कस करेंगे डीपली। फ़िलहाल हम समझते हैं कि यहाँ h का जो नियत मान है, नियतांक बोलते हैं इसे, नियत मान जो प्लांक ने दिया वो ये दिया था 6.6260 गुणा 10⁻27। यानी इसका मतलब क्या है कि यदि हम 6.626 बटे 10 के आगे 27 जीरो हैं, अब हम इसको गुणात्मक रूप में लिखते हैं तो नीचे हम क्या लिखेंगे, ये आप देख रहे होंगे कि ये 6.6, इसका मतलब 27 तो माइनस में 0 हैं और 4 अंक के दशमलव के इधर हैं। हम इनके आधार पर हमें अर्ग सेकंड में, यानी इतने सेकंड में पर इतना ये मूवमेंट कर लेता है, जो हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही हम उसको चेक कर सकते हैं उसकी वेलोसिटी को। हाइजेनबर्ग ने भी यही कहा था। हाइजेनबर्ग एक वैज्ञानिक नाम था, उसने अपने एक सिद्धांत में कहा था बच्चों कि किसी भी स्थान पर अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की गतिका को ढूंढने को लगते हैं तो उसकी स्थिति का नहीं पता पड़ता है, और यदि स्थिति पर ध्यान देंगे तो उसके वेग का हमें नहीं पता पड़ता है। इसलिए उसे अनिश्चितता का नियम भी गया। अनिश्चित यानी ना तो उसकी स्थिति या वेग, दोनों में किसी एक को निश्चित कर सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं। इसलिए हाइजेनबर्ग ने उसे अनिश्चितता का नाम दिया था। यहाँ सिर्फ प्लांक के नियतांक की बात कर रहे हैं तो ये है जे, जूल और सेकंड की बात करेंगे, या अर्ग सेकंड में होगा तो ये इसका क्या मात्रक है।
n एक पूर्ण संख्या यानी कक्षाओं की आवर्त संख्या को व्यक्त करने के लिए वह पूर्ण होना चाहिए, 1 2 3 यानी दशमलव में कुछ नहीं आएगा, जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। ये दर्शाया गया है कि ये जो नाभिक है ये तो इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर कक्षा में जो घूमते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन कक्षाओं को हम K L M और N मैंने पहले भी बताया उनसे व्यक्त करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या इनका नामोनिशन है जिसे हम N से व्यक्त करते हैं, K L M और N। कक्षाओं का भी क्रमांक 4 तक हम व्यक्त करते हैं क्योंकि आगे अनिश्चित होती हैं। मगर हम अगर वितरण करेंगे इलेक्ट्रॉनों का विन्यास करेंगे तो हमें 5वीं कक्षा का भी करना है, जिसे हम अपनी तरफ से 5वीं O P और Q यानी 6ठी और 7वीं व्यक्त करते हैं, क्योंकि उपकक्षाएं केवल 4 हैं और वो हमेशा 4 ही रहेंगी, जिसको हम S उपकक्षा, P उपकक्षा, D उपकक्षा और F उपकक्षा कहते हैं। कक्षाओं में उपस्थित P उपकक्षा और D उपकक्षा और F कक्षा स्तर के अनुसार बनते हैं। अगर n बराबर में 1 की बात करूं तो एक उपकक्षा है, n बराबर में 2 की बात करूं तो 2 उपकक्षाएं S और P, n बराबर में 3 की बात करूं तो 3 उपकक्षाएं S P और D, चौथी की मैं बात करूं तो n बराबर 4 में S P D और F 4 होंगी। इससे आगे व्यक्त नहीं करते हैं, इसलिए हमें केवल n बराबर 4 तक ही हम किसी चीज़ को समझाते हैं। खैर ये बात आगे जब कक्षाओं में चलोगे, अगले टॉपिकों में आएगा, तो कोई भी बच्चा मेरे छात्र किसी से भी कर पूछना है, कोई बात उसको क्लियर नहीं हो रही है तो मुझे वो कमेंट में उस चीज़ को पूछ सकता है, क्योंकि मैं स्तर के अनुसार कक्षा 9, 10 और 11, 12 के अनुसार टॉपिकों का अपग्रेड करता चला जाऊंगा। बेस समझना है तो यहाँ समझिए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में ऊर्जा, जिसे हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ये उत्सर्जन किए घूमते हैं बिना उत्सर्जन के। लेकिन यदि इन कक्षाओं में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, यानी कि छोटी कक्षा से बड़ी या बड़ी से छोटी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन कूदता है, और कूदेगा क्यों, ये हमेशा क्रियाशील अवस्था में जाएगा, और क्रियाशील होने का मतलब है वो स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए लेना और देना करते हैं, संयोजन करते हैं, उसको ही हम क्रियाशील कहते हैं। अगर अक्रिय है तो वो किसी न किसी स्थायी ग्रुप में मिलेगा, जैसे 0 ग्रुप में है। अब स्थायित्व का मतलब है, ये भी मेरे टॉपिक में बता चुका हूँ कि कक्षा में बाह्य कोश में परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और बाह्य कोश के परमाणु को स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान एक कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है, अट्रैक्शन के माध्यम से या संयोजकता के माध्यम से, या पावरफुल ऑफ नेट जो सिस्टम होता है, जो कि बड़ी कक्षा में आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा। यहाँ इतना समझिए कि उच्च स्तर से निम्न स्तर या निम्न स्तर से उच्च स्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान को संयोजन कहते हैं। उस समय वो परमाणु क्रियाशील होता है, और क्रियाशील का सिर्फ एक मुख्य कारण है कि वो बाह्य कोश में अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, जिसका एक निश्चित मानक है, उसको प्राप्त करने के लिए वह इलेक्ट्रॉनों का कूदना करता है, जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, या तो यानी कि खर्च होगी, या उस ऊर्जा स्तर में अवशोषण होगा यानी आएगी। इस ऊर्जा स्तर के जाने से जब परमाणुओं में ऊर्जा का होता है तो उस ऊर्जा को हम डेल्टा में व्यक्त करते हैं, जिसमें दिखाया कि या तो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा को हम घटाते हैं, तो जो हमारी ऊर्जा निकल के आती है उसे हम डेल्टा में व्यक्त करते हैं। जब कोई आपको न्यूमेरिकल संबंधित आएगी, लेकिन उसकी आवृत्ति को व्यक्त करने के लिए ये E2 माइनस E1 यानी उच्च ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा बटे H प्लांक का जो नियतांक है, उससे हम प्रति सेकंड हम गुणन करते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति निकल के आती है, वेलोसिटी निकल के आती है। अब यहाँ मैं पीछे बता चुका हूँ कि धनायनों और ऋणायनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास। N+L थ्योरी के आधार पर हमने उस सिद्धांत को पढ़ा होगा कि ऊर्जा स्तर सब कक्षाओं में उस तरह से वितरित होते चले जाते हैं। कभी कभी पता है हमें कि 3D से पहले 4S में चला जाता है। उसका कारण भी आपको जब समझ में आएगा, जब आगे आप पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको N+L थ्योरी को पूरी तरह से आपको अपने माइंड में रच लेना है। उस आधार पर हम देखते हैं तो सोडियम यहाँ क्या है, परमाणु क्रमांक 11 का, जिसका नाम सोडियम है। हमने अपने एक उदाहरण के रूप में एक तो मैं सवाल बताया था, एक पहाड़ा बताया था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान
कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जिसे हम कह सकते थे है लिबेब कनोफ नैना मगलसी। तो यह ने ना ने का मतलब 11 पे जो आ रहा है, यदि उसे हम उनके इलेक्ट्रॉन, ये जो 11 इलेक्ट्रॉन उनको हम वितरित करते हैं के कक्षाओं में, तो के में 2 हो गए, एल में 8 हो गए, बचा 1 जो कि एम में जाता है। इस आधार पर अगर हम देखते हैं कि या तो इसमें 8 होने चाहिए तो 7 इसे मिल नहीं सकते, इसका मतलब ये 1 को आसानी से त्याग देगा, और त्यागने वाला देने वाला धनी होता है और ग्रहण करने वाला ऋणी होता है। अभी हम त्यागने की बात करें, यानी इसका मतलब है कि यदि इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो स्थिति ऐसी रह जाएगी, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8। इसका मतलब देने वाला 1 को जा रहा है, इसलिए हम उसे 1 धन से व्यक्त करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। मैंने पहले भी कहा था कि परमाणु में, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं वो स्थायी रहेंगे, कभी घटेंगे नहीं बढ़ेंगे, जो जितने होते हैं वो उतने रहेंगे। उदासीन अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉन के होती है। अब यह मान के चलिए उदासीन अवस्था में है सोडियम, तो इसमें प्रोटॉन तो 11 ही होंगे, लेकिन जब क्रियाशील हो गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, बाह्य कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इस स्थिति में आ गया 2.8 की में, यानी 2 पहली कक्षा में, 8 दूसरी में। इसका मतलब क्या कि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन रह गए अगर हम जोड़ते हैं 2 और 8 को, यानी 1 इसने त्याग दिया, जिससे हम इसे धनावेश कहते हैं, धनायन कहते हैं। ये स्थायी परमाणु की स्थिति में चला जाता है, जिसे हम स्थायी परमाणु धनायन कहेंगे, यानी आयन बन जाता है। अब आयन का मतलब है कि ये उस परमाणु को ढूंढेगा जिसे 1 की ज़रूरत है। अब मैंने इसको एक ऋणायन के माध्यम से तुम्हें समझाया। यहाँ क्लोरीन देख रहे होंगे, क्लोरीन परमाणु है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं बोरवरी या फिर N+L थ्योरी के आधार पर, तो 2 कक्षा में, पहली में हो गए, दूसरी में 8, तीसरी में 7। अब इसको स्थायी होने के लिए इसको जिसके पास एक फालतू होगा या 1 देने के लिए तैयार होगा, यानी ये कर्जदार होना चाहता है, इसलिए इस पे ऋण का हमने लाया। ऋण माने ऋणात्मक, जिसको चाहिए। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसका मतलब क्या है, हमने जब चार्ज लगाते तो इस पे 1 आ चुका है, यानी जो 17 इलेक्ट्रॉन थे वो कितने हो गए, 1 लेने पर 18 हो गए। अब इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं बोरवरी के नियम से, तो 2, 8 और 8, यानी अब इसकी स्थायी संरचना हो गई। इस स्थायी संरचना से हम कह सकते हैं कि यह परमाणु एक स्थायी ऋणायन है, यानी यह परमाणु ऋणायन हो गया। अभिक्रिया को ये समझिए, जब हम किसी भी रासायनिक सीरीज़ में जब हम अभिक्रियाएं करेंगे तो वहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन धनायन या ऋणायन, जिसे हम वैद्युत संयोजकता बोलते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे परमाणु आएंगे जिनके पास कुछ देने के लिए है और किसी के पास लेने के लिए। कुछ ऐसे परमाणु आएंगे कि जो सिर्फ लेना नहीं चाहते, देना ही देना है। कुछ ऐसे होंगे जो बराबर का लेना देना करेंगे। तो ये अगले टॉपिक में मैं आपको क्लियर करूँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ सिर्फ आयनों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जो भी आप परमाणु देख रहे होंगे, वो परमाणु या जो भी इलेक्ट्रॉन है उस आधार पर उस आधार पर ही हम देखते हैं कि यहाँ जो भी समस्या आएगी वो सिर्फ और सिर्फ उन इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब मेरे भाई कि जो इलेक्ट्रॉन ले या दिया जाएगा, चाहे वो उसे देने से धनायन आए या लेने से ऋणायन, यानी ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जैसे इस सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 संयोजी है, या क्लोरीन में 1 आया तो भी 1 संयोजी है। अब धनायन या ऋणायन देने का मतलब होता है कि अगर दिया जाएगा तो धन संयोजी और लिया जाएगा तो ऋण संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझाया, इनको हम इस तरह से प्रोवाइड करने पर, लेने देने के बाद भी, जब कोई परमाणु ये धनायन है और ये उदासीन है और ये भी धनायन है, लेकिन देखा इसने 1 दे करके 10 कर लिए, दूसरे वाले ने कोई दिया ही नहीं, उसके पास पहले से ही 10 हैं। मैग्नीशियम ने 2 दे करके 10 रख लिए। इसका मतलब इस पे भी 10, इस पे भी 10 और इस पे भी 10, इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे परमाणुओं या अणु या आयन को हम सम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुछ उदाहरण के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक तत्वों की विवेचना कीजिए। सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व यानी कि जिनमें समान इलेक्ट्रॉन हो, तो उन्हें हम धनायन ऋणायन के संबंधित प्रक्रिया के द्वारा ही समझा सकते हैं। दूसरी बात मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ समझना कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब उसके पास फालतू हो, देगा धनी होगा तो धनायन बनेगा। ग्रहण करने से, लेने से कर्जदार होता है, जिसे हम ऋणायन कहते हैं।
और तथा समसाजा यानी कि जिसे 2 देने हैं और 2 लेने हैं, बराबर ले, आज मुझे ज़रूरत है मैंने दे दी और मुझे ज़रूरत है तुमसे ले लिए, इसमें बराबर की साझेदारी है, एक दूसरे का कोई कर्जदार नहीं होता, उसे समझाजा कहते हैं या सहसंयोजी कहते हैं। उपसाजा का मतलब के पास है कि मुझे ज़रूरत तो है नहीं भाई, पर मैं तुझे दे सकता हूँ, तो जहाँ सिर्फ दिया जाए उसे कहा जाता उपसंयोजकता या उपसहसंयोजी इलेक्ट्रॉन या उपसहसंयोजक कक्षा। इलेक्ट्रॉनों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिस कक्षा में ये संयोजन होता है उसे हम संयोजी कक्षा कहते हैं। जिस उपकक्षा में संयोजन होता है उसे हम संयोजी उपकक्षा कहते हैं। जिस कक्षक में, यानी जब आप पढ़ेंगे कक्षा, उपकक्षा और कक्षक में आपको क्वांटम के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण, उनकी पूरी क्वांटम संख्याएं पढ़ाऊंगा, तो उन आधार पर हम इनको संयोजी कक्षा, उपकक्षा और कक्षक कहते हैं। इसी कारण जो बनती है उस परमाणु आयनों की, उन्हें हम संयोजकता कहते हैं। ये एक छोटी सी परिभाषा या डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ आप सोडियम देख रहे हैं जिसमें 11 उसका परमाणु क्रमांक है, इसको हम वितरण करते हैं 2, 8, 1 में। जब ये क्रियाशील होगा तो इसका मतलब क्या, या तो इसको 8, 7 मिल जाएं तब 8 होंगे, और इतना कोई परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को अपनों को छोड़ाएगा नहीं। ऐसा हो सकता है कि इससे कोई एक आसानी से ले ले, तो जिसके पास 7 होंगे वो आसानी से उसको देगा। जब आगे मैं अब क्रिया बताऊंगा तो यहाँ एक त्यागने की स्थिति में, इसलिए एक धनायन एक संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसे हम एक धन संयुक्ता भी कहते हैं। मैग्नीशियम के उदाहरण से समझ में आएगा कि मैग्नीशियम के पास 12 परमाणु इलेक्ट्रॉन हैं, जिसका मतलब है कि हम 2, 8 और 2 करते हैं, यानी कि K कक्षा में 2, L में 8 और M में 2 हैं। ये इलेक्ट्रॉनों को इसको 6 मिल नहीं सकते, इसलिए ये 2 आसानी से त्याग सकता है। त्यागने वाला 2 का धनी होगा, इसलिए हम कह सकते हैं Mg+2। इसका मतलब जहाँ 12 इलेक्ट्रॉन थे कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसका अगर हम वितरण करते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास तो 2 और 8 है, इसका मतलब स्थायी अवस्था में हो गया। हम यहाँ कह सकते हैं कि यह 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसमें, अर्थात 2 धन संयुक्ता है किसकी, मैग्नीशियम की। क्लोरीन की मैं बात करता हूँ तो क्लोरीन पर अगर हम देखते हैं तो 17 परमाणु क्रमांक है, इसका हम वितरण करते हैं तो 2, 8, 7, यानी K कक्षा में 2, L में 8 और M में 7 हैं। अब यहाँ हम बात करें कि इसे आसानी से 1 मिल सकता है, तो ये लेने के लिए उत्साहित होता है, अट्रैक्टिव होता है। वो आगे अगर हम टेक्निकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो नाभिक में अट्रैक्शन का मतलब है इसकी कक्षाओं का इंटरनल इन्फोर्स बहुत बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण की कोशिश करेगा, इसलिए एक का कर्जदार होगा। कर्जदार होने के लिए हम इसे ऋण लिखते हैं, और इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो 17 थी वो बढ़कर के कितनी हो जाती है, 18। इसका अगर हम बात करते हैं तो 2, 8 और 8 जो स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है। इसी एक के कारण इसे हम एक संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसकी एक संयोजकता हमारी ऋण संयोजकता कहलाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि n कक्षाओं में आवर्त संख्या, जो इतनी n कक्षाएँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे अनंत तक, इनको कक्षाएं कहते हैं। और इन कक्षाओं के इन क्रियाओं को आवर्त भी कहा जाता है, जो अभी हमारे सामने 1, 2, 3, 4 और अनंत तक हैं। वैसे हम बात करें अभी तक 7 आवर्त या 7 कक्षाओं को हम व्यक्त करते हैं। कक्षाओं में उपस्थित उपकक्षाओं को वर्ग संख्या, यानी कि कक्षा जो हैं उनको हम आवर्त कहते हैं, और उपकक्षाओं को हम वर्ग कहते हैं। जैसे S, P, D और F उपकक्षाएँ भी हैं, और इसी के आधार पर इनके वर्ग ब्लॉक में बटे होते हैं कि S ब्लॉक के वर्ग, P ब्लॉक के वर्ग, D ब्लॉक के वर्ग, F ब्लॉक के वर्ग। तो मैंने एक यहाँ छोटा सा बताया कि आवर्त जो हैं वो अनंत तक होते हैं या कक्षा अनंत होती हैं, और वो कक्षाएँ केवल 4 हैं जो निश्चित हैं। पहली कक्षा K है, उसमें केवल एक उपकक्षा है जिसे हम नंबर 1 ही कहेंगे। दूसरी कक्षा L है जिसमें 2 उपकक्षाएँ जिसे हम 2S और 2P कहते हैं। तीसरी कक्षा M है, इसमें 3 उपकक्षाएँ S, P, D और F, 3 नंबर दे दिए हम कक्षाओं। चौथी कक्षा N है तो चौथी S, चौथी P, चौथी D और चौथी F। उसके बाद अगर 5वीं कक्षा आएगी भी तो वो S, P, D और F ही रहेगी, भले चाहे उसको 5, 5, 5 दें। छठी आएगी तो S, P, D, F ही रहेगी, चाहे उसको हम 6 दें। या 7वीं आएगी तो भी वो S, P, D, F में वितरण होंगे। इसको हम आप बाऊ का नियम भी कह सकते हैं, जिसने बिल्कुल सेम उसके नियम को, आप बाऊ नियम को N+L थ्योरी पे व्यक्त किया। नेक्स्ट इससे संबंधित जो मैं एक्सरसाइज से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के आंकिक रूप में, उस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। ये मैं बात करूंगा बच्चों कक्षा 9 से लेकर के और 12 तक
यदि आपने मेरी सारी वीडियो को हर टॉपिक को किया तो कमेंट में मुझे जो टॉपिक में जिसमें प्रॉब्लम हो मैं उसकी भी वीडियोस बनाऊंगा। आगे आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, अपने साथियों को कीजिए, अपने भाई बहनों को कीजिए, अपने रिलेटिव को कीजिए कि बच्चों को अगर इस आधार पर केमिस्ट्री को समझना है तो आगे मुझे फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये समझ लीजिए कि बच्चे हमेशा पिछली इसको चार्ज करते हैं कि केमिस्ट्री बेवफा, शाम को पढ़ी तो सांप को सफ़ा। अगर आपने इसको बेस अमाउंट को बढ़ाते बढ़ाते मेरे सारे वीडियोस को सब्सक्राइब करने के बाद पढ़ना सीख लिया, बार बार सीखा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू बच्चों।